नमस्कार। सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो प्रियंका गांधी अब लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर खीरी रवाना हो गई हैं प्रियंका। मृत किसानों के अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंचेंगी आज लखीमपुर प्रियंका। मृतक किसानों के परिजनों से भी इस दौरान मुलाकात करने वाली है। लखीमपुर खीरी में अरदास का कार्यक्रम रखा गया है। कल ही लखनऊ से दिल्ली लौटी थी प्रियंका और अब बताया जा रहा है कि लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर खीरी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अब निकल चुकी हैं। यहां पर अरदास कार्यक्रम में वो शामिल होंगी और किसानों के परिवार से उनकी मुलाकात भी होनी है। बातचीत करने के लिए शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, क्या जानकारी इसको लेकर, क्या निकल चुकी है प्रियंका लखीमपुर खीरी के लिए? प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से जो है वो लखीमपुर खीरी के लिए निकल गई हैं। कल के मौन व्रत के कार्यक्रम के बाद प्रियंका गांधी अचानक जो है वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गई थी नीलू। और कल रात में दिल्ली पहुंचने के बाद आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग में वो लखनऊ वापस लौटी हैं। 7:50 पर उनकी फ्लाइट लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पे लैंड की है, जहां पर उनको रिसीव करने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे थे। प्रियंका गांधी के साथ दीपक हुड्डा भी दिल्ली से आए हैं और तीनों ही लोग यहां से सीधे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर जो मृतक किसान थे उनके लिए अरदास का कार्यक्रम है। दोपहर में 1 बजे का वहां पर अरदास का कार्यक्रम है, उसमें प्रियंका गांधी शिरकत करेंगी और उसके बाद लखनऊ वापस लौटेंगी। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पूरा प्रकरण जो है वो मामला तूल पकड़ा है और उस मामले को लेकर के प्रियंका गांधी हर मौके पर सबसे पहले नजर आई हैं, तो अरदास के कार्यक्रम में भी शामिल होने वाली वो पहली राजनेता होंगी जो लखनऊ से या दिल्ली से सीधे लखीमपुर पहुंच रही हैं। ठीक है शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस आज सुबह 10 बजे अपनी कस्टडी में लेगी। कल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुलिस को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी थी। कहा जा रहा है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी के दौरान जांच टीम आशीष मिश्रा को घटना स्थल पर ले जाएगी और उनसे कई तरह के सवाल और घटना की तह तक जाने की कोशिश करेगी। हम आपको बता दें, मंत्री अजय मिश्रा का बेटा अजय मिश्रा पुलिस आज सुबह 10 बजे अपनी कस्टडी में लेने वाली है। कल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुलिस को 3 दिन की पुलिस रिमांड कस्टडी सौंपी थी और कहा जा रहा है कि 3 दिन की पुलिस कस्टडी के दौरान जांच टीम आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर ले जाएगी, उससे पूछताछ करेगी, सवाल करेगी और इस पूरी घटना की तह तक जाने की कोशिश करेगी। आज से 72 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर रहेगा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान एसआईटी क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन और सबूतों की रिकवरी कराने की पूरी कोशिश करेगी। क्या घटना के दिन किसी आपराधिक साजिश के तहत आशीष उर्फ मोनू उस रास्ते पर गया था जिस पर जाने के लिए उसे रोका गया था? किस वाहन में सवार था मोनू और उसके साथ कौन कौन था? क्या उसके पास कोई असलहा था? थार जीप से बरामद 315 बोर के मिस कारतूस किस असलहे से चले थे? ये बरामद करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी इस कस्टडी रिमांड के दौरान। 27 एविडेंस एक्ट के तहत इस 72 घंटे के दौरान होगा हर साजिश का खुलासा। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखीमपुर। तो सुबह 10 बजे पुलिस अपनी कस्टडी में लेने वाली है। जिस तरह से सहयोगी भी बता रहे थे ऋषभ की 72 घंटे की एक कस्टडी होगी और कोशिश यही की जाएगी कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आशीष मिश्रा ने सही तरीके से नहीं दिया है। अब इस 3 दिन में पुलिस यही कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए जाए, जिसको कोर्ट में पेश किया जाए। और 2022 में जीत के लिए यात्राओं का दौर अब शुरू हो गया है। अखिलेश आज से शुरू करेंगे विजय यात्रा। कानपुर से शुरुआत होगी इसकी। शिवपाल करेंगे सामाजिक परिवर्तन यात्रा। मथुरा के वृंदावन से ये शुरू होगी। तो आज चाचा भतीजे की यात्रा शुरू होने वाली है। हम आपको बता दें, कानपुर से जहां अखिलेश अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे विजय यात्रा की, वहीं शिवपाल सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने वाले हैं मथुरा के वृंदावन से। इन 2 तस्वीरों से साफ है कि मिशन 2022 के सियासी सफर में चाचा भतीजा दोनों की राह
अलग अलग है, लेकिन दोनों के बस में एक बात तो कॉमन है और वो है मुलायम सिंह यादव। अखिलेश के विजय रथ में भी मुलायम की फोटो है और चाचा शिवपाल के रथ में भी मुलायम है। बहरहाल पहली बात अखिलेश के विजय रथ यात्रा की। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा कानपुर से शुरू होने वाली है। गंगा घाट से विजय रथ चलकर सुबह 11:30 पर नौबस्ता कानपुर पहुंचेगा। दोपहर 2 बजे नेवली लिग्नाइट बिजली घर घाटमपुर, शाम 5 बजे हमीरपुर पहुंचेगा। उसके बाद अखिलेश यादव विजय रथ को 13 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे हमीरपुर से निकलने के बाद 11 बजे गुरारा पहुंचेंगे। 2 बजे दोपहर को कालपी होते हुए जालौन पहुंचेंगे और शाम 4 बजे कानपुर देहात के माती पहुंचेंगे। कल विजय रथ यात्रा के द्वारा चुनाव अभियान की इस चुनाव 2022 के चुनाव अभियान का श्री गणेश करेंगे। पवित्र माँ गंगा जी के पुल से और यमुना नदी तक, माँ यमुना नदी तक कोशिश ये होगी, जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं और जनता का रिस्पॉन्स है, मुझे लगता है यहाँ से लेकर बुंदेलखंड तक एक तरफा हम जीतेंगे, हमारे विरोधियों का सफाया हो जाएगा। विजय रथ यात्रा पर निकलने से पहले अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया। अखिलेश ने पिता के पैर छूकर 22 की विजय का आशीर्वाद लिया। पहले चरण में अखिलेश यादव अपनी हाईटेक बस से 2 दिनों में 3 जिलों में जनता से समर्थन मांगेंगे। तो वहीं चाचा शिवपाल भी 11 अक्टूबर तक भतीजे का जवाब नहीं मिलने पर परिवर्तन रथ को 2022 के सफर में उतार दिए हैं। शिवपाल भी कान्हा की नगरी वृंदावन से आज से परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। वृंदावन से यात्रा की शुरुआत होगी, जो 7 चरणों में चलेगी। 27 नवंबर तक प्रदेश में भ्रमण करते हुए अलग अलग जिलों में रथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 चरणों में यात्रा निकलेगी और 27 नवंबर आखिरी दिन होगा जो चरण खत्म किया जाएगा, जो अमेठी में खत्म होगी ये यात्रा। 7 चरणों में रखी गई है ये यात्रा, जिसके अंदर हम सभी पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं, सभी विभिन्न विधानसभाओं के अंदर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में ये पूरी यात्रा होगी। विजय रथ से अखिलेश साइकिल के लिए समर्थन मांगेंगे, तो वहीं शिवपाल परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता से पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं अखिलेश की विजय यात्रा को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने निशाना साधा है। नेताजी का पैर छूकर अपनी यात्रा निकालना अच्छी बात है, लेकिन यह सम्मान आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। चंद तस्वीरों तक ही यह सम्मान सीमित नहीं रहना चाहिए। अच्छा हो कि नेताजी के साथ संघर्ष किए सभी साथियों को भी वो समावेशित करें, उन्हीं के अनुज और हनुमान के रूप में जगत ख्यात शिवपाल जी का भी सम्मान करें। और मथुरा से शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 27 नवंबर तक शिवपाल उत्तर प्रदेश का दौरा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कान्हा की नगरी से शिवपाल अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। आज सुबह शिवपाल ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ज्यादा जानकारी के लिए नितिन की जरा ये रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज कान्हा की नगरी से अपना चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और इसके लिए शिवपाल यादव ने एक चुनावी रथ जो है तैयार कराया है। और आप देख सकते हैं कि इस चुनावी रथ के माध्यम से जो शिवपाल यादव हैं, उनके बेटे हैं, वो उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और जनता से सामाजिक परिवर्तन की अपील करेंगे। बताया जा रहा है कि 7 चरणों में जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा है वो पूरे प्रदेश में घूमेगी और 27 नवंबर को अमेठी में इस यात्रा का जो है समापन होगा। हालांकि शिवपाल यादव दावा कर रहे हैं कि इस रथ के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होगा और योगी सरकार को वो सत्ता से बाहर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस 2022 के रण में देखना होगा कि इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से शिवपाल जो भाजपा सरकार है उसको कितना हिला पाएंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा।
और सीएम योगी आज कुशीनगर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर के दौरे पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति भी लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध की धरती से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर उत्तर प्रदेश में विकास का संदेश दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई और इस बैठक में अलग अलग एंगल से प्रचार की तैयारियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी अपने चुनावी कैंपेन में राम मंदिर निर्माण को प्रमुखता से शामिल करेगी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी योजनाओं का लाभ और सीएम योगी की छवि को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। करीब 6 घंटे तक चली मैराथन बैठक में आगामी 100 दिनों में 100 कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई और चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन किया गया। और लखनऊ में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को देखते हुए किसानों के आंदोलन को भी देखते हुए फीडबैक लिया है। उन्होंने कहा कि फील्ड के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धान खरीद को लेकर फील्ड में जाकर अधिकारियों को निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। सीएम ने अधिकारियों से साफ साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि जो भी सड़कों की मरम्मत का काम है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश का बेटा शहीद हुआ। शाहजहांपुर में सारज सिंह ने अपनी शहादत दी। सीएम योगी ने शहीद सारज सिंह को श्रद्धांजलि दी और मृतक के परिजनों को 50 लाख के आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया। हम आपको बता दें कि पुंछ सेक्टर में हुए आतंकवादी हमले में जो 5 जवान शहीद हुए उसमें शाहजहांपुर जिले के बंडा थाना इलाके के अख्तियारपुर निवासी सारज सिंह भी शामिल हैं। सारज सिंह की 1 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। पुंछ के पास सूरनकोट के चमरेर फॉरेस्ट एरिया में सेना के आतंक विरोधी सर्च ऑपरेशन के दौरान यह मुठभेड़ हुई। और सहारनपुर के देवबंद के मुस्लिम बाहुल्य गांव बनेड़ा खास में लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान के झंडे में आग लगाई और भारत माता की जय के नारे लगाए। इन लोगों का कहना था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे भाई हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इन लोगों ने केंद्र सरकार से एक बार फिर से एयर स्ट्राइक करने की मांग की है। कश्मीर के अंदर जो है सिखों का, हिंदुओं का हत्याएं हो रही हैं, वो पाकिस्तान के इशारे पर हो रही हैं। तो इसलिए मैं हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि मुसलमान भी जो हैं वो कट्टरवाद सोच से निकलकर आगे आए। जब हम रोहिंग्या मुसलमानों की शरण दे सकते हैं, हिंदुस्तान के अंदर उनका मदद कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक भी हमारे ही भाई हैं। और बुलंदशहर में दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे 91 पर अपराधियों ने इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर सराफा व्यापारी के कर्मचारियों से 72 लाख रुपए की लूट की। सराफा व्यापारी ने ये पैसे दिल्ली के एक व्यापारी को पहुंचाने के लिए दिए थे। ये लोग पैसे बैग में रखकर कासगंज से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल ब्रिज के पास 4 लुटेरों ने ओवरटेक कर कार को रोक लिया। उस कार से एक वर्दीधारी उतरा जिसने पहले कार के कागजात चेक किए, फिर उसके बाद गाड़ी को एस्कॉर्ट करने की बात कहकर कार में बैठकर नोटों से भरे बैग को अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए। लुटेरे खुद को इनकम टैक्स विभाग का ऑफिसर बता रहे थे। पीड़ितों ने खुर्जा कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी दी तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले की सीमाएं सील कर दी गई। लुटेरों की तलाश भी अब शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस गाड़ी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। बैठकर वो इनके कागज चेक करने लगे और इस बीच में इनकी गैर जानकारी में या लापरवाही में वो इनके बैग से पैसा निकाल के अपने बैग में डालते गए और थोड़ी देर कागज चेक करने के बाद इन्होंने कहा कि आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा और वो अपनी गाड़ी में पीछे चले गए और इनसे कहा कि आप सीधे आगे चलिए, मैं पीछे से आपको कवर कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस चलना है। थोड़ी देर बाद जब उस ड्राइवर और गाड़ी वाले ने देखा तो पीछे गाड़ी गायब थी। इसके बाद उसे शक हुआ, जब उसने अपना बैग चेक किया
तो उसमें इनका कहना है कि 72 लाख रुपए गायब हो गए। और बड़ी खबर आ रही है, एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई है। देश भर में 18 जगहों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में यह छापेमारी की गई है। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को खराब करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आतंकियों के खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज की गई है। नई एफआईआर बताई जा रही है। तो एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई है। बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, इस छापेमारी के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अगर बात करें तो एनआईए को पिछले कुछ समय पहले काफी महत्वपूर्ण जैसी जानकारी मिली थी कि कई आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत वहां पर का माहौल और वहां की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इस मामले में कई आतंकी संगठनों की अगर बात करें तो लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन सहित कई आतंकी संगठन और आतंकियों के बारे में इनपुट्स मिले थे और उसी के आधार पर एनआईए ने एक नया एफआईआर रजिस्टर किया और उस नए एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद अब आगे छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। फिलहाल इस मामले में राजधानी दिल्ली से संबंधित जो कनेक्शंस हैं, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सहित कुल 16 लोकेशन पे इस वक्त में छापेमारी चल रही है और छापेमारी के दौरान उन आतंकी और आतंकियों को मदद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी देने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।